सो हेलो एंड वेलकम टू मेरा चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है एक और बार। तो हम क्या करें सीरीज़ के अनदर एपिसोड में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको इस सीरीज़ के बारे में नहीं पता तो दोस्तों ये सीरीज़ है जिसका नाम है तो हम क्या करें। ये सीरीज़ हमारे चैनल यानी कि मैं ऑन रडार पर रन किया जा रहा है, जिस सीरीज़ के अंदर हम बात करते हैं, समझते हैं एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में जो एज ए इंडिविजुअल हम लोग फेस कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए सीरीज़ का नाम मैंने रखा है दोस्तों। तो हम क्या करें, जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में बात करा था इन्फ्लेशन के ऊपर कि इंडिया के अंदर कंटिन्यूस इन्फ्लेशन क्यों हाई रहता है, क्या वो एक्चुअल रीजन और वो की फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम लोग कंटिन्यूसली इंडिया के अंदर हाई इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम को फेस करते हैं और एज ए इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने बात किया था और हमने समझा था। तो दोस्तों अगर आपने उस एपिसोड को मिस कर दिया है तो आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ मैं। अगर आपको उस वीडियो को देखना है, इन्फ्लेशन के बारे में आपको समझना हो, क्या कंटिन्यूस रीजन रहता है इसके वजह से इंडिया के अंदर बार बार इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है और एज ए इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो की हमने बात करी थी। अब दोस्तों उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आ चुके हैं। तो हम क्या करें सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वाई, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो पिछले 5 महीनों से लगातार फॉल हो रहा है। वो क्या एक्चुअल रीज़न और वो फैक्टर है, अगर वो सही हो जाए तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट यूटर्न ले सकता है। और ये जो कंटिन्यूसली फॉलिंग मार्केट हमें देखने को मिल रहा है, इससे आप कैसे टैकल कर सकते हैं, यानी कि एज ए इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर, चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करें सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में। तो दोस्तों जब भी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट के फॉल होने की बात आती है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार इसका एफआईए को बोला जाता है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हमें हमेशा जब भी मार्केट गिरता है तो न्यूज़ में ये देखने को, ये सुनने को मिलता है कि ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। तो दोस्तों हम समझते हैं सबसे पहले आखिर ये जो एफआईए हैं ये हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का कितना ओन करते हैं, यानी कि कितना मालिकाना हक रखते हैं, जिसकी वजह से जब ये सेल करते हैं तो हमारा मार्केट गिरने लग जाता है। तो दोस्तों अगर हम लोग लास्ट डेटा यानी दिसंबर 2024 की बात करें, यानी कि हम लोग लेटेस्ट डेटा की बात करें, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि जो एफआई हैं वो हमारे निफ्टी 50 के टोटल वैल्यू का 24.3% ओन करते हैं। हमारे निफ्टी 50 का अगर कोई 24.3% ओन कर रहा है, इसका मतलब कि उसके पास काफी अच्छा खासा स्टेक है, यानी कि वो मार्केट को जब चाहे तब हिला सकते हैं, अगर वो बाय करना शुरू कर दें या वो सेल करना शुरू कर दें, क्योंकि 24.3% जो है वो अच्छा खासा स्टेक होता है। अगर हम लोग वैल्यू टर्म्स में बात करें तो हमारा जो निफ्टी 50 है जो है हमारा 180 लाख करोड़ का है, जिसका अगर कोई 24% ओन करता है तो वो लगभग 43 लाख करोड़ के आसपास वैल्यू बनती है। यानी कि एफआई के पास काफ़ी अच्छा खासा स्टेक है हमारा निफ्टी 50 का, यानी कि हमारे ब्रॉडर इंडेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट जो रिप्रेजेंट करता है उसका। यही कारण है इसलिए जब भी मार्केट फॉल होता है, क्योंकि एफआई जो है वो सेलिंग कर रहे होते हैं, उनके पास स्टेक अच्छा खासा होता है, तो मार्केट को काफ़ी पुल डाउन करने लग जाते हैं। पर दोस्तों सिर्फ यही एक्चुअल रीज़न नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट को पुल डाउन करते हैं। अभी हम बाकी सेवरल फैक्टर की भी बात करेंगे, पर अगर हम समझते हैं कि आखिर एफआईए जो है हमारे करंटली इंडियन स्टॉक मार्केट को सेल आउट क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों एफआई के सेलिंग के पीछे एक बड़ा रीज़न है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन। अगर हम लोग पिछले 9 साल की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में यानी कि निफ्टी 50 में एक बार भी हमें नेगेटिव टर्न देखने को नहीं मिला है। हालांकि 3 बार ऐसा हुआ है कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट यानी कि निफ्टी 50 ने 3 टाइम्स सिंगल डिजिट रिटर्न का ग्रोथ दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2024 में मार्केट ने 8.8% रिटर्न दिया है, यानी कि हम लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। फिर उससे पहले 2018 और 2016 में मार्केट ने लगभग 3% के आसपास रिटर्न दिया था। अगर इन 3 सालों को छोड़ दिया जाए तो हमेशा मार्केट ने डबल डिजिट रिटर्न दिया है और 3 टाइम्स ऐसा हुआ है कि मार्केट ने 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। यानी कि मार्केट पिछले 9 सालों से लगातार कंटिन्यूसली एक बार भी नया रिटर्न नहीं दिया है और कंटिन्यूसली आगे तरफ बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों अगर बीच में कुछ ईयर ऐसे आते हैं जिसमें अगर मार्केट नेगेटिव रिटर्न दे देता है तो इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। ये हो सकता है ये वो ईयर हो जिसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर मार्केट का कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिले, या हो सकता है हमें हेल्दी करेक्शन देखने को मिले। एफआई के सेलिंग के अलावा अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें जिसकी वजह से सिर्फ हमारा इंडियन इकोनॉमी ही नहीं वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो काफ़ी बड़ा चैलेंज फेस कर रही है, वो है यूएस के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। 20 जनवरी को वो अमेरिका के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। तब से अब तक उनकी जो अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो काफ़ी बड़ा चैलेंज फेस कर रही है। उन्होंने पहले ही चाइना, मैक्सिको और कनाडा के ऊपर टैरिफ इंपोज करने की बात की थी और उन्होंने वो इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। चाइना के ऊपर उन्होंने 10% का इंक्रीमेंट कर दिया है उनके टैरिफ के अंदर। और हम बात करें स्पेसिफिक डेटा की तो चाइना में 10% का एडिशनल टैरिफ लगाया गया है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट चाइना से पहले अगर अमेरिका में इंपोर्ट होता था तो जो 10% था वो इंक्रीज करके अब 20% कर दिया गया है। मैक्सिको और कनाडा के ऊपर फ्लैट 25% का टैरिफ इंपोज किया गया है और इसके अगेंस्ट में चाइना ने भी रिटेलिएशन दिखाया है और चाइना ने अनाउंस कर दिया है कि अप टू 15% वो यूएस प्रोडक्ट के ऊपर, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, वीट, कॉर्न, सोयाबीन जैसे प्रोडक्ट के ऊपर अप टू 15% का वो टैरिफ इंपोज करेंगे। कनाडा ने भी स्टील, एल्यूमिनियम और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ इंपोज करने की बात की है, जिसकी वजह से 155 बिलियन वैल्यू के गुड्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जिसका इम्पैक्ट अमेरिकन मार्केट पे भी होगा। सिमिलरली मैक्सिको ने भी इंपोज करने की बात करी है टैरिफ के ऊपर, हालांकि उन्होंने भी स्पेसिफिक डेटा शोकेस नहीं करा है, पर उन्होंने भी रिटेलिएशन की बात करी है। यानी कि जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं तब से टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है।
और सिर्फ टैरिफ वॉर ही नहीं, ट्रंप गवर्नमेंट का ग्रीनलैंड, मैक्सिको कैनाल यानी कि पनामा कैनाल, गाजा और यूक्रेनी रिसोर्सेस, इन सभी के ऊपर उनकी तीखी नज़रें हैं। वो ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी बार थ्रेट्स भी दे चुके हैं। वो पनामा कैनाल को हथियाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मैक्सिको के पनामा कैनाल का नाम भी चेंज कर दिया है। गाजा को वो कन्वर्ट करना चाहते हैं और वहाँ पर एक लग्जरियस कंट्री बनाना चाहते हैं जहाँ पर रियल एस्टेट बूम करें। और यहाँ तक कि उन्होंने यूक्रेन को बोला है कि जितना भी हमने आपको रशिया से अगेंस्ट फाइट करने के लिए हथियार वगैरह सप्लाई किए थे, उनके अगेंस्ट में उनको जो भी यूक्रेन के रिसोर्सेस है उसका 50% उनको ऑनरशिप चाहिए। और वो इस रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाना भी चाहते हैं। साथ ही साथ जो अमेरिका और जापान की एग्रीमेंट हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कि जो जापान है वो अपने सेना को नहीं रखेगा और उसकी जो जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की वो जापान की वो अमेरिका संभालेगा, जिस अगेंस्ट में जापान जो वो पेमेंट भी करता है अमेरिका को। अब इस एग्रीमेंट के अंदर भी नेगोशिएशन चल रही है, यानी कि जो ट्रम्प है वो बात कर रहे हैं कि इस एग्रीमेंट को रिन्यू किया जाए और वो और ज़्यादा कंपनसेशन और ज़्यादा वैल्यू डिमांड कर रहे हैं जापान से उनकी सिक्योरिटी के लिए। अमेरिका ने अपने आप को वो WHO से एग्जिट ले लिया है। साथ ही साथ एलोन मस्क यानी कि जो डॉज के हेड भी हैं, डॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी, जो कि यूएस गवर्नमेंट ने एक न्यूज़ संस्था बनाई है जिसका काम होता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, एफिशिएंटली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो एलोन मस्क का कहना है कि उन्हें नाटो से अमेरिका को पुल आउट कर लेना चाहिए, जिसके वजह से सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो सदमे में आ चुके हैं, क्योंकि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी स्पेंडिंग कम कर रखी थी मिलिट्री के ऊपर यानी कि डिफेंस के ऊपर। सडनली अगर नाटो जो है वो खत्म हो जाता है तो उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद से लड़ना पड़ेगा, यानी कि उनका खुद का डिफेंस का बजट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिससे उनका जो गार्डन हुआ करता था यानी कि यूरोप जो गार्डन कहलाता था वो शायद अब गार्डन ना रह जाए। तो ये वो सारे जियोपॉलिटिकल रिस्क और टेंशन है जिसकी वजह से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो और ज़्यादा फॉल हो रहा है। तो अब तक हमने जितने भी फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करा जिसकी वजह से हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो फॉल हो रहा है, वो सारे सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर थे। अब हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की, जिसके वजह से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है उसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है कंटिन्यूसली फॉल होने का। उसका एक और सबसे बड़ा रीज़न है हमारा वीक बैंकिंग अर्निंग्स। अभी बैंक जो है वो कंटिन्यूसली हाई डिपॉजिट कॉस्ट को फेस कर रहे हैं, जिसके वजह से उनका NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कम हो जाता है, यानी उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इफेक्ट होती है। साथ ही अगर हम लोग क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो उसके अंदर डीएक्सेलरेट हुआ है, यानी कि उनका क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कम हो चुका है। लास्ट डेटा अगर 2024 की बात करें तो यहाँ पर उनका जो ईयर ऑन ईयर जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 12.6% से कम होकर के 11.8% रह गया है, यानी कि जो लोन देने की जो ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन आया है, यानी कि जो बैंक्स हैं वो कम आगे और फर्दर लोन को दे रहे हैं। अगर लोन कम दे रहे हैं, अगर लोन कम डिसबर्स हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो लोन कम ले रहे हैं। इसका मतलब ये है इकोनॉमी के अंदर जो पैसे की जो सप्लाई है वो थोड़ी रिड्यूस हो रही है, यानी कि बिजनेस जो है वो शायद लोन कम ले रहे हैं। और अगर बिजनेस कम लोन ले रहे हैं मतलब उनको अभी अपॉर्चुनिटी कम दिखाई दे रही है, यानी कि जो बिजनेस हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। और कंट्री के एक बिजनेसेस यानी कि जितने भी हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं अगर उनके अंदर रिडक्शन देखने को मिलता है तो ओवरऑल GDP भी जो है वो कम होती हुई दिखाई देती है, और उसका हमने इम्पैक्ट देख भी लिया है। अगर हम लोग 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो 7.8% का GDP में ग्रोथ देखने को मिला था, लेकिन सेकंड क्वार्टर में 7.8 से इतना डाउन होकर हमारा जो GDP ग्रोथ है वो 5.4% रह गया था, और क्वार्टर 3 की बात करें तो 6.2% था। इस साल ओवरऑल जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट करा है कि लगभग 6.5% के आसपास का हमारा ओवरऑल GDP ग्रोथ रहेगा साल का। हालांकि 6.5% का जो एस्टिमेटेड है, जो एनुअल हमारा ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं GDP का गवर्नमेंट, अगर उसको मीट करना है तो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा आना चाहिए, यानी कि लगभग अगर 7.6% का अगर हमें GDP ग्रोथ देखने को मिला क्वार्टर 4 में, तभी जो गवर्नमेंट का जो एस्टिमेशन है वो 6.5 का वो पूरा हो पाएगा। लास्ट अगर हम 3 क्वार्टर की बात करें तो 5-6 के अराउंड ही हमारा जो GDP ग्रोथ रहा है, तो 7.6 का ज्यूम करना भी आसान नहीं है, यानी कि अभी भी चांसेस है कि शायद नेक्स्ट क्वार्टर में भी GDP में इतना बड़ा ग्रोथ देखने को ना मिले। इंटरनली भी जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी वीक हो चुका है ड्यू टू लो अर्निंग्स, लो बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ, लो GDP, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, स्लो ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एग्रीगेट जो हमारा इम्पैक्ट डाल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट पे फॉल होने के लिए। तो दोस्तों अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्या सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। अब हम बात करते हैं एज इंडिविजुअल, तो आप क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए, यानी कि जो हमारा सीरीज़ है जिसका नाम ही है तो हम क्या करें, तो हम बात करते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं एज अ इंडिविजुअल। तो एज इंडिविजुअल बहुत सारे इन्वेस्टर जो है उनका जो ओवरऑल रिटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, जिन्होंने लगभग पिछले 2-3 साल में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा था। खासकर वो लोग जिन्होंने लास्ट ईयर ही शुरू करा और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट कर लिया है, जिसकी वजह से उनका जो रिटर्न है वो नेगेटिव हो चुका है। और जिन्होंने लगभग 2-3 साल से मार्केट में हैं, यानी कि उन्हें भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, उनका जो रिटर्न है वो नील आउट हो चुके हैं, या फिर लगभग वो मार्जिन के बराबर आसपास खड़े हैं, या फिर वो लगभग ब्रेक इवन पॉइंट पे खड़े हुए हैं। और जो पुराने मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं उनको खैर अभी भी रिटर्न जो है वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जिन्होंने कोविड के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करा था उस टाइम से मार्केट जो है पिछले 4-5 सालों में कंटिन्यूसली पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं एनुअली। अगर हम बात करें 21 की तो लगभग 24% का मार्केट रिटर्न दिया था, 22 में वो 4% के आसपास था, और 23 में मोर देन 20% रिटर्न दिया था, और लास्ट ईयर भी लगभग 9% के आसपास रिटर्न था। तो वो अभी भी पॉजिटिव में होंगे। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की जिनका रिटर्न जो नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है।
तो दोस्तों अगर आप डैक्स स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर मैं मान के चलूँ मतलब आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा तभी आपने डैक्स स्टॉक इन्वेस्टमेंट करा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको उस स्टॉक पे भरोसा है, आपने उसके एनालिसिस करी है, उसका फंडामेंटल करा है और बीच बीच में आप टेक्निकल एनालिसिस भी करते रहते हैं, आप उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसको भी फॉलो करते होंगे, तो आपको पता ही होगा कि मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जब ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी नहीं करती है तो हो सकता है आपकी जो कंपनी है वो भी अच्छा ना करे, इसलिए उसका फॉल होना एक ऑब्वियस सी बात हो जाती है। तो अगर आपको उस स्टॉक पे, उस कंपनी के बिजनेस पर भरोसा है, उस मैनेजमेंट पर भरोसा है कि हाँ वो इस धंधे को अच्छे से चला सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में वो बिजनेस को ऊपर ही लेके जाएंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट को रोकना नहीं चाहिए। जब भी मार्केट फॉल हो या करेक्ट हो, आप उसके अंदर एलोकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि आप एवरेजिंग कर सकते हैं। पर अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज नहीं था और आप इस स्टॉक में फंस चुके हैं, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा, अगर पॉसिबल हो तो आप स्टॉक को एग्जिट कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो स्टॉक किस तरह का है, आपके लिए सही है या गलत है, उसके बिजनेस आपको समझ में नहीं आया। तो एक गलत स्टॉक में फंसने से अच्छा ये है कि आप उस पैसे को निकाल के जिस भरोसेमंद स्टॉक के अंदर या फिर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप उसके अंदर करें, यानी कि उस पैसे को निकाल के सही जगह इन्वेस्टमेंट कर दें। और अगर आप इंडेक्स पे या फिर ब्रॉडर पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं या पीएमएस या एआईएफ वगैरह करते हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए, आपको उसके पोर्टफोलियो मैनेजर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आपको जब भी डाउन मार्केट देखने को मिले आप एक अच्छा खासा एलोकेशन ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा, यानी मार्केट जो है ओवरऑल पॉजिटिव रिटर्न देगा। तो आपको ज़्यादा ना चिंता करते हुए मार्केट जितना ज़्यादा फॉल हो, आपको अपॉर्चुनिटी देखते हुए उसको और परचेज करना चाहिए। पर दोस्तों मैंने ये जो भी एडवाइस दिया एज अ जनरल एडवाइस दिया है, हो सकता है स्पेसिफिक पर्सन के लिए या फिर आपके स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने जो भी बोला वो सही ना हो, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और खुद के एनालिसिस के बाद ही डिसीजन लें। अगर आपको डिटेल में जानना है कि आप क्या कर सकते हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको इस कंटिन्यूस मार्केट में फॉल के दौरान क्या करना चाहिए। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये तो हम क्या कहते हैं सीरीज़ के अंदर एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ जानने को सीखने को आपको मिला होगा। तो दोस्तों जुड़े रहे सीरीज़ के साथ, मिलते हैं एक अनदर एपिसोड में। तो हम क्या कहते हैं सीरीज़ के